माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आपको चैप्टर 8 की वीडियो नंबर 3 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें बात होगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट मानी आवंटन। अब आवंटन किस लिए? गांव में गरीब लोग होते हैं, उनको लैंड को आवंटित करना पड़ता है सरकार को। क्यों? क्योंकि अमीरों के पास तो जमीन है, गरीबों के पास नहीं है। जब जमीन नहीं होगी तो अपने घर नहीं बनवा सकते। तो इसीलिए कहा गया कि एक चैप्टर इसमें यूपी लैंड रेवेन्यू 2006 में डाला गया और चैप्टर 8 के अंतर्गत व्यवस्था की गई अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है सेक्शन 63। सेक्शन 63 लिखा है आबादी स्थल के लिए अलॉटमेंट, यानी भूमि का आवंटन, लेकिन किसके लिए? आबादी के लिए। यानी आबादी के लिए भूमि का आवंटन, यानी अलॉटमेंट किसके लिए किया जाएगा? आबादी के लिए। यह बात हमारा 63 सेक्शन बताता है। अब अगर 63 की हम बात करते हैं तो यहां अलॉटमेंट में भी दो लोगों को डाला गया है। एक तो कहा गया कि उप जिला अधिकारी क्या करेगा? उप जिला अधिकारी स्वप्रेरणा से, यानी सो मोटो लेते हुए उप जिला अधिकारी स्वप्रेरणा से या भूमि प्रबंधक समिति या लैंड मैनेजमेंट कमेटी के रेजोल्यूशन पर, यानी संकल्प पर, जो ग्राम पंचायतों को भूमि है, जहां ग्राम पंचायत के पास या ग्राम पंचायत के कब्जे में जो भूमि है उसमें अलॉट कर देगा। यानी क्या हुआ? कौन अलॉट करेगा? उप जिला अधिकारी स्वप्रेरणा से कर सकता है या लैंड मैनेजमेंट कमेटी भूमि प्रबंधक समिति के संकल्प पारित करने के पश्चात वो भूमि का अलॉटमेंट कर देगा, लैंड को आवंटित कर देगा आबादी के लिए। और कौन सी लैंड को अलॉट करेगा? तो कहा गया कि जो ग्राम पंचायतों में निहित है लैंड या जो ग्राम पंचायतों के कब्जे में है। इसी के साथ साथ ठीक नीचे इसके फिर बताता है 63 में ही कि भूमि प्रबंधक समिति उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से वो भी अलॉटमेंट कर सकती है, वो भी आवंटन कर सकती है। लेकिन वो किस लैंड का आवंटन करेगी? जो चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत कुछ स्थल होते हैं, कुछ भूमि होती है जो किसके लिए रख दी जाती है? आबादी के लिए। तो जो आबादी के लिए चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत जो भूमि है या कोई अन्य भूमि जो आबादी स्थल के लिए रखी गई है, अन्य जगह उसका मेंशन है, तो आबादी स्थल के लिए आवंटित भूमि चाहे चकबंदी के अंतर्गत हुई हो चाहे अन्य जगहों पे हुई है, तो उसका आवंटन यानी उसका अलॉटमेंट भूमि प्रबंधक समिति उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से कर सकती है। तो इस तरह से आपने देखा सेक्शन 63 में आवंटन की बात है, भूमि के आवंटन की बात है आबादी स्थल के लिए। तो कौन कर रहा है? तो एक तरफ साहब आपका उप जिला अधिकारी साहब कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं? स्वप्रेरणा से कर रहे हैं या भूमि प्रबंधक समिति के रेजोल्यूशन या संकल्प पे कर रहे हैं। तो किस लैंड को साफ कर रहे हैं? जो ग्राम पंचायतों में निहित है या जो ग्राम पंचायतों के कब्जे में, पोजीशन में। दूसरी तरफ हमारा भूमि प्रबंधक समिति है। भूमि प्रबंधक समिति क्या कर रही है साहब? तो वो उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से उन जमीनों को, यानी उन भूमि को आवंटित कर रही है जो चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत क्या किए गए? आबादी स्थल के लिए रिजर्व किए गए, यानी रखे गए हैं, या अन्य कई प्रावधान है कि वो भूमि आबादी स्थल के लिए। तो आबादी स्थल के लिए आवंटित भूमि का अलॉटमेंट एलएमसी यानी लैंड मैनेजमेंट कमेटी भूमि प्रबंधक समिति, और जो ग्राम पंचायतों में भूमि है, चाहे उसके पोजीशन में हो चाहे उसकी ओनरशिप पे हो, तो ऐसी भूमि को भी अलॉट करेगा उप जिलाधिकारी। यही बात सेक्शन 62 में कह दी गई है। लेकिन देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, 62 तो केवल अलॉटमेंट की बात कर रहा है। क्या है? अलॉटमेंट की बात कर रहा है आबादी स्थल के लिए भूमि अलॉट हो जाएगी। लेकिन देखिएगा गांव में तो बहुत से लोग हैं, किसको दे दी जाए? तो इसका जवाब मेरा सेक्शन 64 कहता है। सेक्शन 64 इस बात को बता देता है कि हम किसको अलॉट करेंगे। तो वो क्या करता है? वरीयता क्रम बताता है, यानी प्रेफरेंस, हम किसको प्रेफरेंस देंगे। तो हमारे समाज के जो सबसे गरीब लोग हैं उनमें सबसे ऊपर नाम आता है एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी, और फिर तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो जनरल के वीकर सेक्शंस होते हैं, जिसको आप ईडब्ल्यूएस कहते हैं।
तो जब भी अलॉट करेगा, चाहे आपका उप जिलाधिकारी करे और चाहे आपका लैंड मैनेजमेंट कमेटी करे, 63 के अंतर्गत अलॉटमेंट कर रहा है, 62 नहीं सॉरी सेक्शन 63 में अलॉट कर रहा है, तो 64 के अंतर्गत उसे वरीयता देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले उस ग्राम पंचायत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट को, उसके बाद किसको करेगा, शेड्यूल कास्ट के बाद शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल ट्राइब के बाद किसको वरीयता देगा, ओबीसी को देगा, ओबीसी के बाद किसको वरीयता देगा, ईडब्ल्यूएस को देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनमें भी कैटेगराइज किया गया है केवल श्रमिक, और श्रमिक में भी दो श्रमिक, एक कृषि श्रमिक और एक कारीगर। देखिएगा, श्रमिक हमारे गांव में क्या होता है, गांव में आप देखिए तो फसल काटने के लिए आप पैसा देते हैं, कुछ लेबर आ जाते हैं, आपका फसल काट के चले जाते हैं, फसल बो देते हैं, वो लेबर है, वो श्रमिक है, वो कृषि श्रमिक है। तो ये है कृषि श्रमिक। एक गांव में देखिए पत्तल बना रहा है, पुरवा बना रहा है, मोमबत्ती बना रहा है, अगरबत्ती बना रहा है, तो ये कारीगर है, ये श्रमिक कारीगर है। तो श्रमिक चाहे कृषि का हो चाहे कारीगर का हो, और इसमें भी जो एससी हो, फिर एसटी हो, फिर ओबीसी हो, फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हो, इस वरीयता क्रम में ले आके वो अलॉट करेंगे। यानी 63 में अलॉटमेंट चाहे आपका उप जिलाधिकारी करेगा, चाहे लैंड मैनेजमेंट कमेटी करेगी, तो सबसे पहले श्रमिक को करेगी। वो भी श्रमिक कौन, कृषक या कारीगर श्रमिक होगा उस ग्राम पंचायत का, जिस ग्राम पंचायत में अलॉटमेंट हो रही है। और उस श्रमिक में भी कौन श्रमिक लेंगे, पहले एससी का श्रमिक लेंगे, कृषि श्रमिक या कारीगर श्रमिक, या एसटी ले लेंगे श्रमिक, या ओबीसी, फिर अदर वीकर सेक्शन। इस वरीयता क्रम में ही अलॉट करेंगे। और कहा गया कि अगर ये लोग अवेलेबल नहीं है फर्स्ट वरीयता क्रम वाले, तो आप सेकंड वरीयता में आइए और उसमें आप किसी भी कृषक श्रमिक या श्रमिक कारीगर को आप अलॉट कर दीजिए। अब कौन बचा, कृषक श्रमिक और श्रमिक कारीगर कौन बचा, जनरल वाले बचे, तो जनरल को अलॉट कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा कौन सा करना है, केवल कृषक श्रमिक या कारीगर श्रमिक। अब कह रहा है दूसरा वाला भी नहीं मिला, तब आप क्या करेंगे, तब आप तीसरे लेवल पर आइए। उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत रहने वाला व्यक्ति, आप देखिए श्रमिक की बात नहीं कर, अब व्यक्ति की बात कर रहा है, लेकिन उसमें भी कौन से व्यक्ति, सबसे पहले एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी, फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इस क्रम में अलॉट करेगा उप जिलाधिकारी सेक्शन 63 के अंतर्गत, और 64 में वरीयता दी गई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले 63 में यदि उप जिलाधिकारी या लैंड मैनेजमेंट कमेटी किसी को भूमि आवंटित करना चाहती है, तो 64 यानी 64 के वरीयता क्रम को ध्यान में रखें। अब 64 का वरीयता क्रम क्या है, तो पहला ये कह रहा है कि पहले हम श्रमिक को लेंगे, वो भी कृषक श्रमिक या कारीगर श्रमिक। और ये जो श्रमिक दो हैं, चाहे कृषक हो चाहे कारीगर हो, इसमें भी एससी को सबसे पहले, फिर कृषक या कारीगर श्रमिक एससी, कृषक या कारीगर श्रमिक ओबीसी, एसटी, कृषक या कारीगर श्रमिक ओबीसी, कृषक या कारीगर श्रमिक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसी क्रम में वो अलॉट करेंगे। अगर ये नहीं मिलते हैं तब फिर वो सेकंड वरीयता में ले जाएगी, और उसमें किसी भी कृषक श्रमिक या कारीगर श्रमिक को अन्य में ले जाएगी, अन्य मतलब जनरल हो जाएगा। और अगर ये भी नहीं मिलते हैं, कृषक श्रमिक या कृषक कारीगर उस गांव में नहीं है, तब उस गांव के पंचायत के अंतर्गत रहने वाले कोई भी व्यक्ति जो एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इस क्रम में देंगे। तो क्रम आपका 64 में दिया हुआ है, और जो आपका अलॉटमेंट है उप जिलाधिकारी या एलएमसी करेगी वो 63 में दिया है। तो 63 में अलॉटमेंट अफसर्स का नाम दिया है, और 64 में आपका क्रम दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब इस क्रम में अलॉट कर रहा है, जो वरीयता 1, 2, 3 मैंने आपको बताया अभी 64 की, और कह रहा है कि कोई विकलांग है, मान लीजिए कि कृषक श्रमिक है और एससी 4 लोग हैं, लेकिन उसमें से एक विकलांग है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस विकलांग को देना होगा, हैंडीकैप को देना होगा। यानी वरीयता में अब वो सबसे ऊपर चला जाएगा। यानी एससी के 4 लोग हैं, सबसे ऊपर एससी की वरीयता है, कृषक श्रमिक है, 4 एससी हैं, एकदम वरीयता में ऊपर है 4 के चारों, लेकिन उसमें भी अब प्रेफरेंस चारों में से किसको देगा, वो जो विकलांग होगा। और साथ साथ ये भी कहता है कि अगर मान लीजिए विकलांग के बाद अलावा विकलांग है तो पहले उसको दे देगा। लेकिन अगर मान लीजिए 4 एससी है और चारों में कोई विकलांग नहीं है,
लेकिन 3 के पास छोटे मोटे मकान कुछ रहने होने का है, चौथे के पास कुछ नहीं है, तो जिसके पास आवास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस देगा। और लास्ट कहता है कि किसी भी कृषक श्रमिक या कृषक कारीगर को लैंड अलॉट होती है फॉर पर्पस ऑफ किसके लिए, आबादी के लिए, तो फिर उसमें उसकी वाइफ का 50% शेयर ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी उसकी वाइफ का कितना शेयर हो जाएगा, 50%। ये सारी बातें आपको 64 के अंतर्गत बता दी गई है। अब देखिएगा इसी के साथ एक सेक्शन जुड़ता है 67A। कौन सा सेक्शन हमारा जुड़ेगा, 67A। 67A दो बातों को करेगा। पहला कि देखिए अगर आपने 63 के अंतर्गत किसी को लैंड अलॉट कर दिया, किस लिए अलॉट किया है, ताकि वो क्या कर सके, आबादी के लिए, आबादी के लिए मतलब घर बनवाएगा। तो अगर 63 के अंतर्गत लैंड अलॉट है और उस जिसको अलॉट है उसने एक घर बनवा लिया, गृह बनवा लिया, तो गृह का बंदोबस्त उसके साथ कर दिया जाएगा। बंदोबस्त का मतलब समझिए, जैसे मकान है ये मेरा, तो नगर पालिका में क्या हो गया, नंबर दे दिया गया, तो इस मकान का बंदोबस्त मेरे साथ कर दिया गया, इस मकान का सेटलमेंट मेरे साथ कर दिया गया, तो मैं इसका ओनर हो जाऊंगा। वही चीज 67A में कहता है कि साहब कि अगर 63 के अंतर्गत किसी को लैंड अलॉट की गई, उस लैंड पर उसने घर बनवा लिया, तो जो वह घर बनवाया है, जो व्यक्ति इसको अलॉट है, उसी के साथ उसका बंदोबस्त उस गृह का कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 67 में एक और दिखाता है फर्केशन, और वो ये कहता है कि मान लीजिए किसी की कोई भूमि है, कोई खातेदार है, कोई टेनी होल्डर से, कोई जोतदार है। अब उसके एक छोटे से टुकड़े पे मान लीजिए, सपोज कीजिए, ऐसे समझिए कि देखिए मैं दिखा दे रहा हूं, ये मान लीजिए एक लैंड है किसी खातेदार की है, और इस छोटे से कोने पर मान लीजिए ये P है, मकान बनवा लिया, और ये पूरी लैंड किसकी है, M की है, M की है। अब देखिएगा M की लैंड है, तो एक तो प्राइवेट लैंड है, दूसरी तरफ P ने इतना मकान बना, लेकिन P किस श्रेणी में आ रहा है, P 64 की कैटेगरी में आ रहा है। 64 में मतलब अब मैंने आपको बता दिया है, कृषक, कारीगर, श्रमिक, SC, ST, OBC, अदर वीकर सेक्शन, सारा है नहीं 64 की लिस्ट। तो 64 के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति ने क्या किया, किसी M नामक प्राइवेट जोतदार के लैंड पर कोई मकान बनवा लिया, तो उसका बंदोबस्त यानी P के मकान का बंदोबस्त P के साथ कर दिया जाएगा। देखिए अब यहां ऑब्जेक्शन कर सकता है, तो लैंड मेरी है, सरकार कौन होती है, तो कहा गया नहीं 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 नहीं, अगर 64 के अंतर्गत वो व्यक्ति है, 64 के अंतर्गत है, तो उसका बंदोबस्त उस गृह का उस व्यक्ति के साथ 64 वाले वरीयता के साथ कर दिया जाएगा, भले ही खातेदार की तरफ से कर दिया जाए। सरकार खातेदार की तरफ से कर देगी और क्या कर देगी, शर्तों को निर्धारित कर देगी, जिसे कि M और P को मानना पड़ेगा। तो एक तरह से माना जाएगा कि M ने ही बंदोबस्त P का कर दिया है इस मकान के साथ, शर्तों के साथ M ने शर्त लगाई है, जबकि सारा काम कौन कर रहा है, स्टेट कर रही है। ऐसा इसलिए अब इतने पे कह के हम चुप हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम और रायता फैलाएंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत दिया है कि 2000 के पहले का होना चाहिए, ये कैटेगरी होनी चाहिए, तमाम क्लासेस हैं, ऐसा नहीं कि अचानक कोई किसी की जमीन पे बना लेगा कब्जा तो बंदोबस्त उसके साथ कर दिया जाएगा, नो, कई और चीजें हैं। लेकिन हम जान रहे हैं कि PCSJ में अगर ये जेएस भी क्वेश्चन पूछा कि अलॉटमेंट, तो इससे अब आप लिख नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको और न फैला के यहीं पे रोकते रहे हैं। तो यानी 67A जब आप लिखिएगा PCSJ या जेएस में, पूरा उतना लंबा चौड़ा लिखेंगे कि फिर 2000 के पहले होना चाहिए, और भी कंडीशंस है, तब ये बात लागू होती है। तो उन कंडीशंस को मैं अवॉइड कर रहा हूं, इसलिए अवॉइड कर रहा हूं कि ताकि छोटा हो जाए और उतना रहे मैटर जितना आप लिख सके। तो अगर आपसे कहा जाए तो आप तुरंत बताइएगा कि 63 में अलॉटमेंट बता दीजिए कि उप जिलाधिकारी करेगा, भूमि प्रबंधक समिति करेगी। फिर आप 64 में वरीयता बता दीजिए। फिर 67A आइए और बताइए कि अगर 63 के अंतर्गत अलॉट लैंड है और कोई व्यक्ति उस पर गृह बनवा लिया है, तो उस भवन का यानी उस गृह का बंदोबस्त उसके साथ कर दिया जाएगा।
अगर 64 के अंतर्गत कोई वरीयता क्रम में कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट व्यक्ति के यानी किसी खातेदार के या किसी जोतदार के भूमि पर कोई मकान बनवा लेता है तो राज्य सरकार उसके पक्ष में उसका बंदोबस्त कर देगी और शर्तों निर्धारित कर देगी और यह माना जाएगा कि उस जोतदार या खातेदार ने स्वयं 64 वाले व्यक्ति के पक्ष में बंदोबस्त कर दिया है, ये कह दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा 67, ये तो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। अब आता है कि 65 है कि जब किसी को कोई लैंड अलॉट कर दी गई, लैंड अलॉट हो गई 63 में, 64 के वैधता क्रम में, ठीक है, तो उस लैंड पर फिर पोजीशन भी तो दिलाना होगा, कब्जा भी तो दिलाना होगा। तो कब्जा एप्लीकेशन पड़ेगी तो कब्जा दिलाया जाएगा अधिकारियों द्वारा। अब यह प्रश्न है कि कब्जा दिलाते समय यदि बल का प्रयोग करना पड़े तो उप जिलाधिकारी बल का भी प्रयोग करेगा जितने बल की आवश्यकता है। अब मान लीजिए कि मुझे वरीयता क्रम में एक एससी का पोजीशन दिलाना था, किसी ने पहले से कब्जा किया है तो मैं उसको हटा दूंगा और एससी को कब्जा दिला दिया। लेकिन हमारे कब्जा दिलाते मानने हटने के बाद अधिकारियों के पुलिस फोर्स के हटने के बाद उसने पुनः कब्जा कर लिया एससी को हटाकर, जिसको अलॉट जमीन थी उसको हटा दिया क्योंकि गांव का दबंग है। तब अब उसके ऊपर क्या लगेगी, सजा होगी। उसको कितनी सजा हो सकती है, 2 वर्ष तक की होगी और कम से कम 3 महीने। यानी अगर 64 के वरीयता क्रम का कोई व्यक्ति भूमि को अलॉट करा लिया है 63 के अंतर्गत और उसको पोजीशन दिला दिया गया अधिकारियों द्वारा और उसको यदि किसी ने हटाया तो फिर जो हटा रहा है, डिस्पोजेस उसे कर रहा है, जो बेदखल कर रहा है, उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा हो सकती है और कम से कम 3 महीने तक की सजा होगी और जुर्माना भी होगा जो कम से कम क्या 3000 तक है, जुर्माना 3000 तक है। यानी 2 वर्ष तक की सजा या कम से कम 3 माह तक की सजा और साथ साथ 3000 रुपए तक का जुर्माना उसे लगेगा और ऐसा ऑफेंस संज्ञेय और अजमानती होगा, यानी कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा। यानी आप इतने आसानी से किसी भी गरीब की जमीन अगर अलॉट हो गई है तो उसमें आप कब्जा नहीं कर सकते। ठीक भी है क्योंकि वो तो कमजोर है, ऑब्वियस सी बात, एससी है, ओबीसी है, इकोनॉमिक भी कर सकते हैं। जो कमजोर है वही ना कृषक श्रमिक कृषक होगा। और उसको लैंड अलॉट कर गई, आप जाके फिर उस पर कूद के बैठ गए तो फिर तो आपको हटाया जाना चाहिए और पनिशमेंट भी साथ साथ होनी ही चाहिए। और ऐसे ऑफेंस को ठीक किया गया, कॉग्निजेबल भी रखा गया है, नॉन वेलेबल भी रखा गया ताकि आपकी तुरंत जमानत न हो सके। ठीक है, ये हो गया आपका 65। अब आता है 66। अगर अलॉटमेंट उप जिलाधिकारी द्वारा किया गया, अलॉटमेंट आपके किसके द्वारा किया गया, एलएमसी द्वारा किया गया, तो जांच हो सकती है ना, भाई दे दे, ये लोग वायस हो जाए, किसी को परिचय वाले को दे दे, भाई भतीजावाद कर दे, पैसे वैसा लेके दे दे, कोई भरोसा है? नहीं, ऐसा होता नहीं है। हम तो ये मान के चलेंगे ईमानदार सरकार, ईमानदार लोग। लेकिन प्रैक्टिकल आप भी जानते हैं, सिद्धांत अलग होता है, व्यवहार अलग होता है। तो अगर मान लीजिए कहीं करप्शन दिखा अलॉटमेंट में, 63 में दिखेगा, आपने 63 में अलॉट किया ना, दिखेगा 63 में अलॉट किया है, तो 63 में यदि अलॉटमेंट में कहीं कुछ भी गड़बड़ी दिखी तो उसकी जांच की व्यवस्था सेक्शन 66 करता है और ऐसी जांच कलेक्टर साहब करेंगे। और कलेक्टर की जो जांच होगी वो अंतिम होगी, लास्ट एंड फाइनल होगी, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद जो ऑब्जेक्शन करना हो कलेक्टर के सामने कर लीजिए और उसका दिया गया निर्णय सेक्शन 66 के अंतर्गत अंतिम, फुल एंड फाइनल होगा। हाँ, एक बात जरूर कहा है, लिमिटेशन की बात कहा है, परिसीमा काल की बात कहा है कि 3 वर्ष होगी। अर्थात अगर आपको डीएम साहब के यहाँ जांच करानी है तो अलॉटमेंट के 3 वर्ष के अंदर डीएम के यहाँ कंप्लेंट कर दीजिए जांच के लिए और डीएम 66 के अंतर्गत अलॉटमेंट की जांच करके अपना जजमेंट यानी अपना निर्णय दे देगा और उसका वह निर्णय क्या होगा, फुल एंड फाइनल होगा। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो आप पाएंगे कि अलॉटमेंट की जहां तक बात है तो हम अलॉटमेंट क्या कर रहे हैं, 64 में कर रहे हैं। 64 में अलॉटमेंट कौन कर रहा है, उप जिलाधिकारी कर रहा है। उप जिलाधिकारी कैसे कर रहा है, या तो स्वयं से कर रहा है या भूमि प्रबंधक समिति के संकल्प पे कर रहा है। कौन सी लैंड कर रहा है, जो ग्राम पंचायत पे है या उसके कब्जे में है। फिर 63 में ही एक चीज और कही गई, भूमि प्रबंधक समिति उप जिलाधिकारी की पूर्व मंजूरी से कर सकता है।
किस जमीन की कर सकता है? जो चकबंदी के अंतर्गत आबादी के लिए आरक्षित है या अन्य कहीं जगह पे आबादी के लिए आरक्षित है। ये तो अलॉटमेंट हुआ 63 में, और 64 में वरीयता की बात करता है। 64 में जब वरीयता की बात करेगा तो क्या बताएगा कि साहब कृषक, श्रमिक या श्रमिक कारीगर होना चाहिए, और उसमें भी कौन? SC, ST, OBC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होना चाहिए। और कह रहा अगर इनके न मिलने पर तो साहब कृषक, श्रमिक या कृषक कारीगर अन्य कैटेगरी का जो इन चार के अतिरिक्त, यानी SC, ST, OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। और कह रहा है कि अगर कृषक, श्रमिक और कृषक कारीगर ही नहीं मिल रहे थे तो अन्य व्यक्ति, लेकिन अन्य व्यक्ति में भी कौन है? SC, ST, OBC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। फिर कह रहा है कि इसमें भी हम वरीयता पे वरीयता देंगे, अर्थात विकलांग को पहले ले जाएंगे। विकलांग के बाद हम देखेंगे किसके पास अगर घर नहीं है, सबसे पहले उसको वरीयता देंगे। और उसमें भी कह रहा है जिसको अलॉट करेंगे वाइफ का आधा शेयर होल्डर हो जाएगा। फिर 67A कहता है कि अगर आप उस लैंड जो आपको आवंटित कर दी गई है, आपने उसमें क्या कर लिया? घर बनवा लिया है, तो उस घर का बंदोबस्त आपके साथ कर दिया जाएगा। जिसको भूमि अलॉट है उसने घर बनवा लिया, उसके साथ आपका बंदोबस्त कर दिया जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि अगर किसी प्राइवेट खातेदार की जमीन है और 64 के अंतर्गत वरीयता वाला व्यक्ति है, उसने उसमें घर बनवा लिया है, तो उसका भी बंदोबस्त राज्य उस खातेदार की तरफ से शर्तों के साथ कर देगा कि मानो उस खातेदार ने स्वयं किया है। इतना कह के हम चुप होंगे, क्योंकि और भी क्लॉजेस इसमें जुड़े हुए, उसको हम करेंगे तो हम लिखने का हमारे पास समय नहीं है। नए जेस में जे में तो इतने पे हम कह के रोकते हैं अपने आप को। फिर अगर मान लीजिए 67A के अंतर्गत बंदोबस्त भी हो गया और उधर अलॉटमेंट भी हो गया, अब बात पोजीशन दिलाने की भी हो सकती है। अलॉट कर दिया जमीन तो पोजीशन भी तो दिलाएगा, तो पोजीशन दिलाने के बाद 65 में है। पोजीशन दिलाने के लिए फोर्स यूज करने की जरूरत है तो फोर्स यूज करेगा। अलॉटेड व्यक्ति को अगर पोजीशन दिलाना है, कब्जा दिलाना है उस जमीन पर, तो फोर्स का भी यूज कर सकता है। और फोर्स को यूज किया, उसको दिला दिया, उसके बाद वो चला गया तो दोबारा उसने उसको हटा के अपने को कब्जा कर लिया। मान लीजिए SC को फोर्स ने दिलाया कब्जा, अब एक आदमी आया, SC को हटा के फेंका, कहा मैं फिर आ जाऊंगा, तो उसके लिए क्या क्या? सजा का प्रावधान जो कितना हो सकता है? 2 साल तक हो सकता है, और कम से कम 3 महीना होगा, और 3000 तक का जुर्माना भी होगा आपको। और ऐसी ऑफेंस संज्ञेय अजमानती है, यानी कॉग्निजेबल एंड नॉन अवेलेबल है। फिर ये सारी बातें आप 65 में है कब्जा दिलाना। फिर आता है 66 में, कहता है आवंटन की जांच करनी होगी। तो आवंटन की जांच साहब कौन कर लेगा? तो आवंटन की जांच कलेक्टर साहब करेंगे। कलेक्टर साहब क्या करेंगे? जांच करेंगे, और उनका निर्णय फुल एंड फाइनल होगा। और लिमिटेशन रखी गई है 3 इयर्स, अर्थात अलॉटमेंट के 3 साल के अंदर आप कलेक्टर के यहाँ जाके आवेदन कीजिए और कलेक्टर साहब जांच करेगा, उसका निर्णय फुल एंड फाइनल होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट किसके लिए? आवंटन किसके लिए? भूमि का अलॉटमेंट, और वो भी किसके लिए? आबादी के लिए। इस तरह से मेरी ये भी वीडियो कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल, जय हिंद।